महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपकी नजरें खबरों पर होंगी तो अब तक आपके दिमाग में एकनाथ शिंदे का नाम जो है वो घर कर गया होगा। असम के गुवाहाटी से एक दावे में शिंदे ने कहा है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। अगर ये दावा सच है तो इतने विधायक जो हैं वो महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था। फिर आपको ये बताएंगे कि उद्धव ठाकरे आखिर यहाँ तक पहुंचे कैसे। आपको ये भी बताएंगे कि आगे क्या होने की संभावनाएं और आशंकाएं हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि 2019 का जो चुनाव था वो बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। चुनाव समाप्त होने के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में तब के सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलवा दी गई। हालांकि वो लगभग 80 घंटे तक ही सीएम रह पाए और फिर तख्ता पलट हो गया। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को बीजेपी के खिलाफ हुए इस तख्ता पलट का क्रेडिट दिया गया और फिर एग्जिस्टेंस में आई महाविकास अघाड़ी की सरकार। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी 3 पार्टियों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया और जब हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही गठबंधन महाराष्ट्र की सरकार चला रही है। तो अब बात करते हैं कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यहाँ तक पहुंची कैसे। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि एनसीपी और कांग्रेस में मोटा मोटी सब ठीक है और अगर ये सरकार गिरती है तो शिवसेना की वजह से गिरेगी। तो एकनाथ शिंदे के रिबेलियन को लेकर मीडिया में कई तरीके की रिपोर्ट्स हैं। कुछ पुख्ता हैं और कुछ सूत्रों के हवाले से। इन्हीं खबरों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि शिवसेना और उनके उद्धव ठाकरे यहां तक पहुंचे कैसे। तो एक खबर ये चल रही है कि इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को पहले ही चेता दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवार ने गठबंधन और शिवसेना के नेताओं में बेचैनी बढ़ने की बात पहले ही उद्धव ठाकरे को बताई थी। रिपोर्ट्स के ही मुताबिक उन्होंने ऐसे विद्रोह की आशंका भी जताई थी। बेचैनी बढ़ने और विद्रोह की आशंका के पीछे की वजह यह बताई जा रही थी कि गठबंधन हो या शिवसेना के नेता, किसी को भी उद्धव ठाकरे से मिलने का समय मुश्किल से मिल पाता है या तो नहीं मिल पाता है। बात तो ये भी निकलकर सामने आई है कि कुछ मौकों पर खुद शरद पवार को सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने का समय नहीं मिल पाया। रिपोर्ट्स तो इसकी भी है कि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही ये बता दिया था कि एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार को दिए गए इंटेलिजेंस में ऐसे विद्रोह की बात भी कही गई थी। हालांकि फेस वैल्यू यानी अभी जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं उनके मुताबिक तो यही लगता है कि उद्धव ठाकरे हर वार्निंग सिग्नल को इग्नोर करते चले गए। इतना ही नहीं, ज्यादातर रिपोर्ट्स में सरकार में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के दबदबे की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आदित्य के हाथ में जिस तरीके से कंट्रोल्स थे उनसे भी काफी नेता नाराज थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे और आदित्य ठाकरे के बीच अभी थोड़े दिन पहले खटपट हुई थी। इसी खटपट में शिवसेना के सबसे वोकल नेता संजय राउत के भी शामिल होने की बात सामने आई। ऐसे झगड़ों के बीच महाराष्ट्र में 6 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के समर्थन में वोट करने को लेकर भी शिवसेना में खटपट की बात जो है वो सामने आई। इसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई। इस क्रॉस वोटिंग का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। यही हाल राज्यसभा चुनाव में भी हुआ था। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को मिली बढ़त के बाद शरद पवार ने इसका क्रेडिट फॉर्मर सीएम और बीजेपी नेता फडणवीस को दिया था। ऐसे ही चुनाव के बीच जो एमएलसी का हाल में चुनाव हुआ उसके बाद जो उठापटक हुई उससे जो राज्य की राजनीति है वो इंटेंस हो गई। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये गठबंधन की सरकार रहेगी या जाएगी। ऐसे सवालों के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी हुई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का भरपूर इस्तेमाल करते हुए नेता या तो खुद को होटलों में जाकर बंद कर ले रहे हैं या उन्हें पार्टी रिजॉर्ट में बंद कर दे रही है। शिवसेना का उनके नेता शिंदे और उनके समर्थक एमएलए से संपर्क जो है वो टूट गया है। महाराष्ट्र में नंबर के गणित और दल बदल कानून पर मेरे साथी भूपेंद्र ने एक स्टोरी की है, उसका लिंक हम आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बाकी अभी की जो अटकलें हैं उनके मुताबिक या तो उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं, हो ये भी सकता है कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए, हो तो ये भी सकता है कि बीजेपी का पलड़ा नंबर गेम में भारी हो जाए और वो सरकार बना ले जाए। शायद इसीलिए राजनीति को संभावनाओं का खेल कहते हैं। तो अभी की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें। अगर कम अच्छी लगी तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।